आज से कुछ 6-7 साल और फिनोलॉजी लीगल स्टार्ट करने के जस्ट पहले मैं 3 सॉलिड आइडियाज़ में कंफ्यूज थी। पहला आइडिया था अपना खुद का एक आइसक्रीम स्टोर खोलने का, जहाँ मैं खुद आइसक्रीम बनाती। सैम्पल बैचेस की टेस्टिंग हो चुकी थी, स्टोर रेंट पे ढूंढने निकल चुकी थी और एक प्यारा सा नाम भी ढूंढ लिया था, क्रेयॉन्स विद अ के। दूसरा आइडिया था बचपन का प्यार। मैं ना सोते जागते उठते बैठते मूवीज़ देख सकती हूँ, तो मैंने सोचा एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए और रिव्यूइंग मूवीज़। तीसरा आइडिया था सिंपल, सरल और समझने वाली भाषा में लॉस को समझाया जाए, अ यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइंग लॉस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो मैंने भी वही किया जो कोई भी दूसरा इंसान करता। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात की और उसने कहा, देखते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर गारंटी हो ना कि फेल तो होना ही है, फिर भी हम जिंदगी भर वो खुशी खुशी कर सके बिना थके, क्योंकि करने में मजा बहुत आ रहा है। वो आपका करियर होना चाहिए। इसके बाद मैंने खुद से बात की ऑनेस्ट वाली कि प्रिया, तुझे ना खुद के लिए एक डिसीजन लेना है, वैनिटी के लिए नहीं, या किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कि जो तू करियर डिसीजन ले रही है वो कितना चैलेंजिंग है, कितना यूनिक है, कितना कूल है, ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ खुद के लिए एक सही डिसीजन ले। तो मैंने पेन पेपर लिया और तीनों आइडियाज़ के लिए एक प्रो एंड कॉन लिस्ट बनाई और इतनी क्लैरिटी मिली जैसे पहले आइडिया के लिए समझ में आया कि क्योंकि मेरे पिछले कुछ महीने काफ़ी टफ थे, काफ़ी मोनोटोनस थे, तो एज अ चेंज ये आइसक्रीम बिजनेस करने में मुझे बहुत मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक एस्केप है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये करते हुए नहीं देख सकती। नो शेड टू दोस्त पीपल जो इसी में अपना करियर बना रहे, ये सिर्फ मेरी कॉलिंग नहीं है, ये समझ में आया और फर्स्ट आइडिया रिजेक्ट हो जाता है। दूसरे आइडिया पे आते हैं तो ऑन पेपर मूवी रिव्यू करने का बिजनेस एकदम सही लग रहा है, लेकिन जब बात आती है कि इसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मेरे करते रहने से मैं सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मेरा लर्निंग क्या कर्व क्या होगा, मेरा यूएसपी क्या होगा, इन क्वेश्चंस के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं था। और ये समझ में आया कि मूवीज़ देखना, उनके बारे में बात करना मेरी हॉबी है, ये मेरा करियर डिसीजन नहीं है। तो सेकेंड आइडिया भी रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं थर्ड आइडिया पे। तो ये समझ में आया कि आई लव लॉ, आई एम सुपर डुपर पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड आई थिंक आई एम गुड एट इट, और दुनिया को सच में ज़रूरत है लॉस को अच्छे समझने की। तो अगर मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह सीख ली, समझ ली, सब कुछ अप्लाई कर लिया, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती है। एंड विद दैट थॉट इन माइंड आई क्रिएटेड माई फर्स्ट वीडियो एंड स्टार्टेड माई करियर फिनोलॉजी लीगल। और फिर कुछ ही साल बाद मैंने इसी कंसेप्ट के बारे में और क्लैरिटी से इस बुक में पढ़ा, जो ये कहती है कि एक अच्छी, लंबी और सैटिस्फाइंग लाइफ/करियर का एक फॉर्मूला होता है कि असली ज़िंदगी जीने का मज़ा तब आता है जब आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हो। ये है इकिगाई, जो कि एक जापानीज़ कंसेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ना, जब हम 15-17 साल के होते हैं, जब हम वोट नहीं दे सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, कार भी नहीं चला सकते, तब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हैं अपने करियर चूज़ करने का। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी इकिगाई पहचानने में मदद करने वाली हूँ कि क्या लॉ आपके लिए एक सही करियर ऑप्शन है या नहीं, ये हम समझने वाले। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाली हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लान बहुत सिंपल है। हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको फॉलो करना है आपका आंसर पता लगाने के लिए। एंड वी स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 1, विच इज फिगरिंग आउट योर व्हाई। तो इंडिया में 60 लाख लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें से 20 लाख रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं। मतलब हर 700 इंडियंस के लिए एक एडवोकेट मौजूद है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है। बट बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, बिफोर यू जंप इन, आपको अपने आप से ऑनेस्टली ये 4 सवाल पूछने। पहला, क्या लॉ मुझे सच में पसंद है या ये एक पावर, पैसा और प्रेस्टीज का इशू है? दूसरा, एम आई रियली पैशनेट अबाउट लॉ, या ये आगे जाके सिविल सर्विसेज या एमबीए के लिए एक बैकअप प्लान होने वाला है? तीसरा, क्या ये मेरा खुद का डिसीजन है या फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर में लिया हुआ डिसीजन है? और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं इसलिए लॉ चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है? आई नो ये चारों ही सवाल बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आई कंप्लीटली गेट, बट द गुड न्यूज़ इज कि इस कंफ्यूजन का एक सोल्यूशन भी है। आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए एक सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करनी, एक सिंपल टेस्ट परफॉर्म करना है। आपको क्या करना है, एक खुले दिमाग से और पेपर पेन लेके आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विजिट करना है। वहाँ पर जाकर अब क्लैट की कोई भी बुक खरीदने से पहले या एलएलबी की कोई भी बुक खरीदने से पहले आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मस्ट। आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलेगा, बहुत एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होगा। आपको कोर्ट जाना है, वहाँ पर कोई भी पब्लिक हियरिंग अटेंड करनी है। वहाँ पे देखिए कि जजेस एडवोकेट से कैसे बात करते हैं, एडवोकेट क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, एडवोकेट आर्ग्यूमेंट कैसे प्रेजेंट करता है। मुझे पता है पहली बार कोर्ट विजिट करना काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन
या आपकी करियर की पूरे पिक्चर का एक अच्छा ट्रेलर हो सकता है। अब ये टेस्ट आप क्यों परफॉर्म करें, आपके लिए क्या टेक अवे होना चाहिए? पहला, रियलिस्टिक इंसाइट मिलना चाहिए। कोर्ट जाने से पहले हमें काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि काफ़ी बड़े बड़े रूम होंगे, स्पेशियस होगा, हर केस को लंबा सुना जाएगा, अच्छे खासे आर्गुमेंट होंगे। पर एक अच्छा रियलिटी टेस्ट मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, एडवोकेट आपस में कैसे बात करते हैं, जजेस एडवोकेट से कैसे बात करते हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या फील करते हैं लीगल सिस्टम के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा, यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट द प्रोफेशन, की चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है, ये सब कुछ समझने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कोर्ट विजिट करना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिगर आउट करनी है, वो आपको अपने आप से ये पूछना है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते वक्त क्या आपके अंदर से ये फीलिंग आई कि आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ डूइंग दिस, आई कैन हैंडल। अगर हाँ तो यू गॉट योर आंसर, इफ नॉट लेट्स गो टू स्टेप 2। अब अगर आप एक अच्छा प्राइवेट लॉ स्कूल ढूंढ रहे हैं तो MIT WP स्कूल ऑफ लॉ पुणे इज अ वेरी गुड ऑप्शन। MIT स्कूल ऑफ लॉ पुणे की टीचिंग मेथोडोलॉजी पुराने रोट लर्निंग से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर स्किल्स पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मूड कोर्ट सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ वो कोर्ट रूम के रियल सिनारियोज एक्सपीरियंस करते हैं। इसके साथ ही क्लाइंट काउंसलिंग, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग कॉम्पिटिशन, लीगल अवेयरनेस किट के साथ साथ केस लॉ स्टडीज जैसी एक्टिविटीज इंश्योर करती है कि बच्चे सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहे बल्कि उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी समझे, जिससे कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, रिसर्च, राइटिंग स्किल्स और साथ ही लीगल थिंकिंग, ये सब कुछ एनहांस हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, MIT WPU पुणे का डिग्री प्लस प्लस इनिशिएटिव इसे ट्रूली यूनिक बनाता है। जैसे कि इनका एक को क्रिएशन मॉडल है जिसमें ना स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट साथ में मिलकर रियल वर्ल्ड सोशल इश्यूज सॉल्व करते हैं, जिसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। आप MIT WPU लॉ स्कूल पुणे की सारी जानकारी जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। डू चेक इट आउट। स्टेप 2 इज वेरी इजी। इसमें ना आपको बस किसी से बात करनी, तो आपके फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं जो भी एक्सपीरियंस लीगल प्रोफेशनल हो, उनसे मिलिए और आराम से बात करिए। और आप उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि उन इंसान का डेली रूटीन कैसे होता है। अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि कई बार बच्चे किसी जॉब के लिए एलिजिबल तो हो जाते पर मेंटली रेडी नहीं हो पाते। तो उनसे पूछिए कि उनका डेली रूटीन कैसे होता है, वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे अचीव करते, उनकी जॉब का कौन सा पार्ट मोनोटोनस है, उन्हें वैलिडेशन कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके प्रोफेशन के चैलेंजेस क्या क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अगर उन्हें फिर से करियर डिसीजन लेना होता तो क्या वो फिर से इस प्रोफेशन को चूज करते? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। ये सारी ही चीज़ें आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स मोस्ट प्रोफेशनल्स आर रेडी टू हेल्प आउट बिगिनर्स। बस ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछते वक्त आप प्रोफेशनल रहे, नोजी ना रहे, और थोड़ी बेसिक रिसर्च करके, थोड़ी एफर्ट करके क्वेश्चन पूछिए, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। और अगर कोई एफर्ट लगा के आपको हेल्प आउट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, देन स्टे इन टच, अप्रिशिएट देयर वर्क एंड हेल्प व्हेन यू कैन। अब एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ ये आ सकती है कि आपको कोई अच्छा पहचान का लॉयर या गाइड मिले ही ना आपको हेल्प करने के लिए। इन दैट केस आप भी कुछ अमेजिंग लीगल बुक्स और ऑटोबायोग्राफीज को भी रेफर कर सकते हैं। ये बुक्स सिर्फ इंस्पायरिंग स्टोरीज ही बल्कि आपको एक लॉयर की तरह सोचना, क्लियरली लिखना और लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करना सिखाती है। ये मेंटली आपको इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर कराती है जो लीगल प्रोफेशन आपसे एक्सपेक्ट और डिमांड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बुक्स आपको डाउट, प्रेशर और फेलियर को कामली कैसे हैंडल करना है ये सिखाती है। सो दीज बुक्स आर अ मस्ट रीड। नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट एन अर्ली एक्सपोजर। जिस ज़माने में मैं 11th और 12th करी थी, हमारे स्कूल में लीगल स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं था, पर अब है। तो अगर आपके स्कूल में, आपके बोर्ड में लीगल स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर इट। ये आपके लॉ स्कूल के लिए एक अच्छा खासा ट्रेलर हो सकता है। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन एज मैनी यूथ पार्लियामेंट, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, डिबेट कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें भर भर के पार्टिसिपेट कीजिए। कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोमो नहीं है इनमें पार्टिसिपेट करने का। सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए पार्टिसिपेट किए। नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ मिस आउट कर जाओगे, ऐसा नहीं। सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के लिए पार्टिसिपेट करने बोल रहे हो, क्योंकि ये जो सारे कॉम्पिटिशन है ये आपको पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डिस्कशन, आर्गुमेंटेशन, नेगोशिएशन, इन सारी चीज़ों का एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऐसे कॉम्पिटिशन्स और वेरियस डिबेट क्लब्स का भी पार्ट बनिए, क्योंकि लॉ में राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों का जब आप पार्ट बनते तो आपको समझ में आता है कि क्या आपको रिसर्च करने में इंटरेस्ट है या नहीं, क्या आपको लीगली और लॉजिकली आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर इन सारी चीज़ों का आंसर येस है तो यू फाउंड योर आंसर। इफ नॉट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। वैसे आपको बता दो कि क्लैट, एलेट या बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का कोई अपर एज लिमिट नहीं होता।
मतलब जब भी जिंदगी की जिस भी पड़ाव पे आपको लॉ में इंटरेस्ट आए आप उसे परस्यू कर सकते हैं, है ना। अच्छी बात। चलिए लॉ से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिथ्स को क्लियर किया जाए। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपने बचपन में सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि तू ना डिबेट बहुत अच्छा कर लेती है, तू आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करती है, तुझे ना लॉ कर लेना चाहिए। तो माना कि लीगल फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा बोल लेने से, अच्छे से झगड़ लेने से एक सक्सेसफुल लीगल करियर गारंटी हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना तो लाइफ के बहुत लेटर स्टेज में आता है। शुरू के 5-6 साल आपको रिसर्च, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, पेपर वर्क, नेटवर्किंग, इन इंपॉर्टेंट स्किल्स में स्पेंड करना होता है। तो अगर आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना, बात करना बहुत पसंद है तो आप दूसरे करियर ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स, आरजे, पॉडकास्टिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे करियर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड दूसरा कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि अगर आप अच्छा बोल लेते हो, स्पेशली अगर अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, तब तो आपको लॉ पक्के से करना चाहिए। तो देखो, लॉ में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओरेटरी स्किल्स होता है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिटिकल थिंकिंग, अच्छी रिसर्च और ड्राफ्टिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे कॉलेज में भैया थे जो स्टैमर करते थे, जिस वजह से उन्हें डिबेट कॉम्पिटिशन में या मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे या दूसरे लोगों ने अपना पार्टनर नहीं बनाते थे, और उन्हें अपनी वीकनेस के बारे में पता था, पर वो लॉ को लेके और ज़्यादा पैशनेट थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इस चीज़ को वो अच्छी रिसर्च और ड्राफ्टिंग में यूज़ किया, और इतनी बढ़िया रिसर्च और ड्राफ्टिंग कर रहे थे कि आज वो इंडिया की टॉप लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोफेशन में अगर आप डेस्परेट हो अपने आप को प्रूव करने के लिए, अगर आप उस प्रोफेशन के लिए सच में पैशनेट हो, तो आप डिफरेंट स्ट्रेंथ्स कार्व आउट कर सकते हो। और वैसे भी लॉ में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करना चाहते हो, फैमिली कोर्ट में काम करना चाहते हो, तो वहाँ तो हिंदी या वहाँ की रीजनल भाषा में ही काम किया जाता है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ की जुडिशियल सर्विसेज में हिंदी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश अच्छे आने से सक्सेसफुल लीगल करियर गारंटी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हर 10 में से 2 लोग तो लॉ सिर्फ इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉ इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। उन्हें हर एक्ट, हर अमेंडमेंट, हर सेक्शन अपने फिंगर टिप्स पे याद करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कोई सेक्शन किस लॉ से रिलेट करता है, चाहे वो कोई लॉ फर्म हो या कोर्ट रूम हो, सीनियर से सीनियर एडवोकेट हो या जजेस हो। वो भी इतने एक्सपीरियंस के बाद भी वो भी अपने बाजू में बेरैक्स रख के, लॉ की बुक्स रख के सेक्शंस को रेफर करते हैं। तो कोई भी आपसे इतने सारे लॉज याद करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज इसकी चिंता ना करिए। अगला ये है कि लॉ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो इसे ना मैं मिथ नहीं कहूंगी, क्योंकि इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। क्योंकि सेकेंड या थर्ड जनरेशन लॉयर को फैमिली बैकग्राउंड, कनेक्शन, अर्ली एक्सपोजर, मेंटरशिप के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट और प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं मिल पाते। बट आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर एवरी अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर वहाँ नेपोटिज्म है तो यहाँ पर भी है, अगर वहाँ हसल कल्चर है तो यहाँ पर भी है। एंड आई थिंक ये अच्छी बात है कि आपको पहले से पता है कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। आप बस ऐसा सोचिए कि यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ मेनी जनरेशंस टू कम, तो ट्राई टू मेक इट अ विन विन सिचुएशन। इसके बाद एक कॉमन गलती जो मैक्सिमम बच्चे अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में करते हैं वो ये कि अपनी पहली दूसरी इंटर्नशिप सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाके कर लेते हैं। तो कोई बड़ा पाप नहीं कर लिया, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटर्नशिप इज सपोज टू बी अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। देखो, जब आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में रहते हो, अपने मैक्सिमम लॉज नहीं पढ़े होते, आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता है, तो ऐसे में आपको एनजीओज में काम करना चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स, डिफरेंट कमीशंस में काम करना चाहिए, ताकि आपको रिसर्च करना है, लॉज कैसे काम करते हैं ये समझना है, ग्राउंड रियलिटी पता चले, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। इसके बाद जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपने थोड़े बहुत लॉस पढ़ लिया, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, इसके बाद आपको एक्सप्लोरेटरी इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग एरियाज में इंटरेस्ट होता है, तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। 3-4 जगह पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपको वहाँ कैसा फील हो रहा है। 3-4 हफ्ते की इंटर्नशिप कर सकते हो 2-3 जगह पर, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एरियाज आपको पसंद आ रहा है या कौन सी एरियाज अपने आपको बिल्कुल ही काम नहीं करना है। जब आपकी ये लिस्ट बन जाए कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसके बाद आप थर्ड ईयर से फोकस इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे मेरे दोस्त को पता चल गया था थर्ड ईयर में कि उसको इसी फर्म में आगे करियर बनाना है, इसी फर्म में काम करनी है, तो उसने थर्ड ईयर से लेकर 5th ईयर सेम फर्म में ही लॉन्ग फॉर्म इंटर्नशिप 6 से 8 हफ्ते की इंटर्नशिप की। ऐसे में क्या होता है, आपको भी पता चल जाता है कि वो फर्म जो है वो कैसे काम करती है, एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे वर्किंग है, और एम्प्लॉयर को भी मौका मिलता है आपको जानने का कि आप कितने डिसिप्लिन हो, वेदर यू आर एसेट टू द कंपनी और नॉट। और ऐसे में आपको पीपीओ,
प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलने का भी मौका मिलता है। तो इंटर्नशिप्स का ना पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आपको समझ में आए कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है। जैसे मैंने इंटर्नशिप्स को अच्छे से यूज़ किया था ये समझने के लिए कि मुझे कौन सी एरियाज में काम बिल्कुल ही नहीं करना, एंड दैट हेल्प्स। या तो आप ये समझ जाइए कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है, या तो ये अच्छे से समझ जाइए कि कौन सी चीज़ों में आपको बिल्कुल ही नहीं काम करना है। दोनों ही चीज़ों से क्लैरिटी मिलती है। तो जितनी ज़्यादा आप इंटर्नशिप कर सकते हो उतनी ज़्यादा करिए, ताकि आपको समझ में, आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो वेस्ट। और सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए, सिर्फ ईगो के लिए, सिर्फ सीवी बनाने के लिए इंटर्नशिप्स मत करिए। सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब की जगह सब्सटेंस के लिए इंटर्नशिप करिए। एंड विद दैट वी रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। अगर लीगल फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.